किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। केंद्र सरकार ने घाटी में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू कश्मीर आरोग्य ग्राम योजना पेश की है, जिसके तहत वह लोगों को पौध एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करेगी। कृषकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव इन पेरी अर्बन क्लस्टर योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत औद्यानिक फसलों के साथ ही पैक हाउस, सब्जी बीज उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट, शेडनेट हाउस व ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती, विपणन के लिए ढांचागत सुविधाओं का सृजन आदि कार्यक्रमों को लखनऊ जिले में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार धान क्रय नीति एवं लेवी चावल नीति में व्याप्त विसंगतियों को दूर करेगी। इस वर्ष के लिए जारी धान क्रय नीति में 2 मीट्रिक टन से कम क्षमता वाली चावल मिलों से कस्टम मिलिंग का कार्य प्रतिबंधित किए जाने पर जनप्रतिनिधियों एवं राइस मिलर्स एसोसिएशन की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को इसे दूर करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। देसी गायों में किसानों की आय बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है। संकर नस्ल की गायों की तुलना में देसी नस्ल की गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है तथा वे उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल हैं, जिसके कारण देसी गायों की बदौलत किसानों की आय में भारी वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में आवासों की छतों पर मशरूम की खेती करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इस संबंध में एक अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इसमें मकानों की छतों पर मशरूम की खेती करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना लागू की है। बुंदेलखंड क्षेत्र के पशु अब चारे के अभाव में अन्ना प्रथा योजना लागू होने से इधर उधर छुट्टा नहीं घूम सकेंगे। यह योजना बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट एवं झांसी जिलों में संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गोवंशीय पशुओं की न्यून दुग्ध उत्पादकता में सुधार की उन्नतिशील संततियों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना एवं निम्न कोटि के सांडों का बधियाकरण कर संख्या में घटोतरी करना है। बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया संस्थान ने फसल उगाने की एक नई पद्धति को विकसित किया है, जिसके तहत गेहूं फसल की कटाई से ठीक पहले गेहूं के खेत में एक अल्प अवधि वाली मूंग फसल की बुवाई की जा सकती है। इस नई प्रौद्योगिकी से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे चावल गेहूं उत्पादक राज्यों में फलीदार पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर मूंग उत्पादन में 30 लाख टन तक वृद्धि हासिल की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री ने रायबरेली की जर्सी पशु प्रजनन इकाई को पशुओं के प्रजनन में वृद्धि करने तथा प्रजनन इकाई को सुदृढ़ बनाने, जर्सी पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। इस फार्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जर्सी सांडों का उत्पादन करना है। प्रदेश की पशु प्रजनन नीति के अनुसार डास्प योजना के अंतर्गत क्रॉस वेड सांडों के उत्पादन करने के लिए 40 साहीवाल तथा 18 हरियाणा गायों का फार्म में समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार शिविर लगाकर किसानों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं को भी युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य की किल्लत के मद्देनजर राज्य सरकार ने संबंधित कंपनी IPL को 1 लाख टन अतिरिक्त आयातित यूरिया उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत के वक्त फास्फेटिक उर्वरकों की कोई कमी ना रहे। इसके लिए 1,80,000 टन खाद की विभिन्न जिलों में व्यवस्था कर ली गई है। राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए अनुमानों के अनुसार भारत में चीनी का उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 4% बढ़ाकर 2.55 करोड़ टन होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने प्रदेश के गन्ना आयुक्त को आश्वस्त किया है कि वे जल्द ही पेराई शुरू कर देंगे। इस वर्ष चीनी उत्पादन में संकट की कोई स्थिति नहीं होगी। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन कुछ लाख टन ज्यादा ही होगा। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फसल मौसम सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई कृषि संबंधी सलाह की। रबी की फसलों को बुआई से पहले बीज का शोधन जरूर करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होता है। इसी तरह भूमि जनित रोगों से फसलों को बचाने के लिए भूमि शोधन भी जरूरी है।
किसान भाई तैयार धान की फसल की कटाई में तेजी लाएं। धान की जिस फसल की कटाई में अभी देरी है, ऐसी खड़ी फसल में कटाई के 15 दिन पहले मसूर की बुआई की जा सकती है। कटाई के बाद उनके ठूठों को जलाने की बजाय उसे सड़ाने का कार्य करें। इससे खेत की जीवांश की मात्रा बढ़ती है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। रोटावेटर से एक ही बार में किफायती खेत की तैयारी करें। रोटावेटर के प्रयोग से धान के ठूंठ छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं तथा मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। धान के ठूंठ को जल्दी सड़ाने के लिए 15 से 20 किलो यूरिया खेत को तैयार करते समय पहली जुताई के बाद अवश्य डाल दें। गेहूं की बुआई के लिए तापक्रम अनुकूल है, इसकी बुआई करें। गेहूं की असिंचित दशा में बुआई हेतु क्षेत्रवार संस्तुत प्रजातियों के 9644, मगहर के 8027, मंदाकिनी के 9351, इंदिरा के 8962, गोमती के 9465 आदि का चयन करें। संचित दशा में गेहूं की उन्नत प्रजातियों के 0307, DBW 17, PBW 443, HD 2824, K 402, K 607, K 1006 की बुआई करें। राई सरसों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। इसकी संस्तुत प्रजातियों पूसा मस्टर्न 2012, पूसा मस्टर्न 2008, पूसा विजय JD 6, माया आशीर्वाद, वरदान, उर्वशी, रोहिणी, नरेंद्र स्वर्णा, राई 8 या बसंती की बुआई शीघ्र करें। कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। गेहूं वाराणसी की मंडी में 1660 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 1560 रुपए प्रति क्विंटल, चंदौली में 1525 रुपए और रामपुर की मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। चावल का भाव वाराणसी की मंडी में 1995 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 1970 रुपए, चंदौली में 1830 रुपए और रामपुर की मंडी में 2215 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना वाराणसी मंडी में 3580 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 3575 रुपए, चंदौली में 3575 रुपए और रामपुर की मंडी में 3260 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों वाराणसी मंडी में 3685 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 3600 रुपए, चंदौली में 3580 रुपए और रामपुर की मंडी में 3160 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में प्याज का भाव वाराणसी की मंडी में 1830 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 1800 रुपए, चंदौली में 1850 रुपए तथा रामपुर की मंडी में 1525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू वाराणसी की मंडी में 2270 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 2340 रुपए, चंदौली में 2320 रुपए और रामपुर में 1925 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी?
अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के समय में धान की फसल बहुत ही फायदेमंद फसल है, लेकिन लाभ देने के साथ साथ ही वो मांगती है बहुत सारी देखभाल भी। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई से डॉक्टर धनंजय सिंह को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि धान की फसल में जल का बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो सबसे पहला प्रश्न हम यही आपसे करेंगे कि किस तरह से जल प्रबंधन करना चाहिए। देखिए, धान की फसल की जल मांग जितनी भी फसलें उसमें सबसे अधिक है जी, और इसकी कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिन पे पानी की कमी होने से उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धान की फसल अवधि के अनुसार कई वर्गों में विभाजित की गई है। अगेती प्रजातियाँ, मध्यम अवधि की प्रजातियाँ तथा देर से पकने वाली प्रजातियाँ। तो जो मध्यम अवधि और देर से पकने वाली प्रजातियां हैं उनमें किल्ला निकलने, फूल खिलने तथा दाना भरने, रोपाई की तिथि के अनुसार जो की अवस्था है। और धान की फसल इन तीनों अवस्थाओं पे अति संवेदनशील है। यदि पानी की कमी होगी तो पैदावार 10 से 12% घट जाएगी। तो मेरा किसान भाइयों को यही सलाह है कि इस अवस्था में वो खेत में कम से कम 2 से 3 इंच पानी जरूर बनाए रखें। धान की एक नई पद्धति है SRI विधि, जिसको हम लोग श्री पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में आमतौर पे पानी जब जमीन सूखने लगती है तब लगाया जाता है और फिर जब सूखती है तब लगाया जाता है। इसमें जल प्लावन की स्थिति नहीं, जल भराई नहीं की जाती है। लेकिन इन अवस्थाओं में फूल खिलने, दाना भरने की अवस्थाओं में इस श्री पद्धति से लगाए गए धान में भी 2 से 3 इंच पानी खेत में भरना आवश्यक है। तो यदि इस प्रकार से किसान भाई जल प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके दानों का वजन अधिक होगा और उनको अधिक पैदावार मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, ये भी आपने अगैती प्रजाति के बारे में बताया हमको, थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगैती प्रजातियां जो हैं 90 दिन से लेकर के 105 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं और ये लगभग कटाई के योग्य हैं जी। और इसमें इस फसल में इस समय सैनिक कीट के प्रकोप की संभावना है। कहीं कहीं हम लोगों ने किसानों के खेतों में इसको देखा है। तो 1 वर्ग मीटर में अगर 4 से 5 सैनिक कीट दिखाई देते हैं तो किसान भाइयों को तत्काल मैलाथियान धूल 2%, मिथाइल मैलाथियान धूल 2% की 25 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। इसके बुरकाव करने का समय है जब खेत में धान की पत्ती पे ओस का पानी सूख जाए, तब इसको प्रयोग करें ताकि ये ठीक प्रकार से जो है पत्तियों में चिपके नहीं और पूरी दूर तक फैल जाए। तो ये जो अगेती प्रजातियां हैं उनके बारे में है। अगर इस तरह से करेंगे तो सैनिक कीट से नुकसान से बचाया जा सकता है। और सैनिक कीट का पता नहीं चलता है, ये दिन में नहीं दिखाई देता है धूप में, और ये सुबह प्रातःकाल जब किसान खेत में जाते हैं और तब अगर पुंज को हटाते हैं तो उसके नीचे ये मिट्टी में छुपा सा रहता है और जब धूप होती है तब ये निकल करके कटाई करता है।
तो ये चला जाता है अंदर और फिर बाहर आता है। ये सैनिक की तरह वार, इसीलिए इसका नाम सैनिक कीट छुप के वार करता है। इसलिए किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि वो इसका जो है नियंत्रण सामयिक करें। जी डॉक्टर साहब, जब किसान भाई ऊसर भूमि पर ये पैदावार करते हैं धान की, उस समय इनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ऊसर भूमि में जो धान की फसल उगाई जाती है उसमें भी अगेती और मध्यम अवधि की प्रजातियों को प्रयोग किया जाता है और ये भी प्रजातियां लगभग पकने की अवस्था में हैं। तो ऊसरीली भूमि में जीवांश की बहुत कमी होती है और जीवांश की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है कि धान की कटाई भूमि की सतह से 6 इंच ऊपर से की जाए और उसके बाद कटाई के उपरांत 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करके 2-3 बार हैरो से जुताई करके वो करते हैं, जिससे जितना भी धान का ठूठ है वो सड़ जाता है और इस प्रकार से जो है लगभग 4 से 5 टन जीवांश जो है प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में उपलब्ध हो जाता है और ऊसर भूमि की जो उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो यह एक प्रकार की फसल अवशेषों को किस प्रकार से उपयोग किया जाए, ये नई तकनीक है। इसको भी किसान भाइयों को सुरीली भूमि में अवश्य करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ देर पहले एक सैनिक कीट के बारे में जानकारी दी थी, तो हम जानना चाहेंगे कि केवल क्या एक यही गुप्त शत्रु है इस फसल का या और भी कई तरह के रोग हैं, कीटाणु हैं जो इस फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? धान की फसल में वर्तमान समय में मुख्य 3 प्रकार के कीटों का प्रकोप हो रहा है और इसमें सर्वप्रथम कीट है गंधी कीट। गंधी कीट जो धान के बालियां निकलती हैं, दाने भरने की अवस्था होती है, उसमें दूध जब होता है इसके प्रौढ़ और शिशु पूरा जो धान के दाने हैं उसका दूध चूस जाते हैं और अल्टीमेटली जो है वो पहिया हो जाता है और उसमें अनाज चावल नहीं बन पाता है। तो ये गंधी कीट का नियंत्रण बहुत आवश्यक है और इसके लिए एजाडिरेक्टिन, नीम के तेल को हम लोग बोलते हैं एजाडिरेक्टिन 0.03% के घोल का सर्वप्रथम छिड़काव करें और इसके बाद मैलाथियान अथवा मिथाइल पैराथियान धूल को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बुरकाव करें। तो इस प्रकार से गंधी कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरे जो कीट है वो हरे फुदके और भूरे फुदके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फुदके शुरू में दिखाई नहीं देते हैं और बाद में ये इस प्रकार से फसल को सुखा देते हैं और इसको हापर बर्न के नाम से जाना जाता है। पूरी फसल जगह जगह जल जाती है और 3 दिन में किसान को पता ही नहीं लगता कि उसको कितना बड़ा नुकसान हो गया है। तो हापर बर्न से बचाने के लिए खेत का किसान भाई लगातार निरीक्षण करते रहें। खेत में अगर ज़्यादा पानी भरा है तो उसको निकाल दें। यदि लगता है कि भूरा फुदका, हरा फुदका अगर दिखाई दे रहा है तो तुरंत खेत से पानी निकाल दें। इसके बाद क्लोरोपायरिफास 20 EC, क्विनलफास 25 EC, डायोमेथिएट 76 EC में से किसी भी रसायन का प्रयोग करें। क्लोरोपायरिफास और क्विनलफास का 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए, जबकि डायोमेथिएट 76 EC की 500 मिलीलीटर मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें एक नया रसायन इमिडाक्लोप्रिड भी है जिसकी 250 से 300 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर में 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करने से धान की फसल को हरे फुदके, भूरे फुदके से बचा सकता है। जो किसान भाई घोल करके छिड़काव नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कार्बोफ्यूरान 3G एक ग्रेनुलर दाना के रूप में होता है और इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करने से भी हरे और भूरे फुदका का नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये 3 प्रमुख कीट हैं जिसकी को नियंत्रण न करने के लिए, जिसका प्रबंधन न करने के, जिसकी रोकथाम न करने के कारण किसी भी तरह से फसल को बहुत क्षति होती है और उत्पादन में काफ़ी गिरावट आती है। तो किसान भाई इस प्रकार से अपनी फसल को कीटों से प्रबंधन कर सकते हैं, कीटों का प्रबंधन। जी डॉक्टर साहब, कीट के अलावा एक और समस्या किसान भाइयों के सामने आती है कि कई तरह के रोग भी पौधों में लग जाते हैं। तो धान की फसल में किस तरह के रोग लग सकते हैं और उनका निवारण किस तरह से किया जाए, थोड़ा सा इस बारे में वर्तमान पृष्ठभूमि में धान की फसल में जीवाणु झुलसा की समस्या है और मुख्य रूप से जो सुगंधित धान की प्रजातियां हैं उसमें जीवाणु झुलसा का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इससे बचाने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम इन दोनों के मिश्रण को 600 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए और 1 हफ्ते बाद यदि नियंत्रण पूरा नहीं होता तो दूसरा छिड़काव भी करना चाहिए। इसके बाद पणछर झुलसा की भी समस्या कभी कभी देखने को मिलती है। इसके लिए सूडोमोनास फ्लोरोसेंस और ट्राइकोडर्मा
1 और 1 के अनुपात के मिश्रण को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी पणछा, झुलसा और झोंका रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रमुख रोग हैं जो वर्तमान समय में धान की फसल में हो सकते हैं और इस प्रकार से किसान भाई इनका प्रबंधन कर फसल को रोग मुक्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये कीट और जो दूसरी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किसान भाइयों को अगर किसी भी विषय में जानकारी विस्तृत रूप से चाहिए हो तो वो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं और सर्वप्रथम व्यवस्था कृषि विश्वविद्यालय है। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय पे कृषि तकनीकी सूचना केंद्र है। प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, सब जगह स्थापित हैं। मतलब नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय जाके वो जानकारी। और दूसरा यही प्रत्येक जिले में लगभग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। किसान भाई उन कृषि विज्ञान केंद्रों पे जाकर के अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, विस्तृत और उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। कुछ क्षेत्रों में आसमान पर हल्की सी धुंध के बीच बादल भी छाए रहे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सभागार में फसल मौसम सतर्कता समूह की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहेंगी। न्यूनतम तापमान में कुछ कमी आ सकती है। किसान भाई खेत की नमी का सदुपयोग करते हुए रबी फसलों की बुआई का कार्य करें। जो किसान भाई आलू की खेती करना चाहते हैं वे यथाशीघ्र इसकी बुआई का कार्य पूरा करें। किसान भाई खेतों की नमी का फायदा उठाते हुए गन्ना की उत्तम प्रजातियों का प्रबंध कर बुआई का कार्य करें। शरतकालीन गन्ने की बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर एवं कूड़े की गहराई 10 सेंटीमीटर रखें। पशु चिकित्सालयों पर जई का बीज उपलब्ध है। पशुपालक भाई स्थानीय पशु चिकित्सालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। पानी का तापमान कम हो रहा है, ऐसे में मत्स्य पालक भाई मछलियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आहार दें। तालाब में आवश्यक जल स्तर बनाए रखने के लिए समय समय पर ताज़ा पानी भरें। रोगग्रस्त तालाब में जाल का उपयोग करने के बाद उसे दूसरे तालाब में इस्तेमाल ना करें। नमी का लाभ उठाते हुए बागों की जुताई गुड़ाई करके सफाई रखें। पपीते के नए बाग लगाने हेतु पौधों की रोपाई करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार और कुछ नई जानकारियों के साथ शुक्रवार को हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।